वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट नाज़पा। सो नाज़पा क्या टेक्निक है और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पीसीआर पढ़ा है, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें आपको पता है कि उसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं डीएनए की, मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट करते हैं। अब जो ये जो नाज़पा है, नाज़पा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन। न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब पता चल गया मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, ठीक है। किसकी बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है ना, ये होता है न्यूक्लिक एसिड। तो मतलब न्यूक्लिक एसिड की जब हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं उसी को हम नाज़पा बोलते हैं। अब नाज़पा जो टेक्निक है ये होती किस चीज़ के लिए? इट इज़ अ सेंसिटिव, एक्यूरेट एंड सिंपल एम्प्लीफिकेशन टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू एम्प्लीफाई एंड आइडेंटिफाई द आरएनए। तो जैसे पीसीआर जो होता है वो होता है हमारा डीएनए के लिए, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। सिमिलरली जो नाज़पा टेक्निक है ये भी एक टेक्निक है जिसमें हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं आरएनए की, ठीक है। ये आरएनए के लिए है और डीएनए के लिए होता है। नाज़पा is more widely recognized for its use in RNA identification called RNA नाज़पा, ठीक है। सो बेसिकली जो नाज़पा है इसका काम जो है वो आरएनए के एम्प्लीफिकेशन करना है, ठीक है। नाज़पा is a powerful technique which is used for amplification of RNA sequences. It is a method similar to PCR, as I said कि ये पीसीआर के जैसा ही होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जैसा ही होता है, बट इट वर्क स्पेसिफिकली विद आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए, ठीक है। ये हम इसमें किसके साथ काम करते हैं? आरएनए के साथ हम काम करते हैं इंस्टेड ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में तो हम डीएनए के साथ काम करते हैं। तो फ़र्क क्या है? इसमें हम आरएनए के लिए काम करते हैं, पीसीआर में हम डीएनए के लिए काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड एट अ प्री डिफाइंड टेम्परेचर ऑफ 41 डिग्री सेल्सियस। थर्ड चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये एक प्री डिफाइंड टेम्परेचर पे होने वाली टेक्निक है। प्री डिफाइंड टेम्परेचर पे क्या मतलब होता है? एक फिक्स्ड टेम्परेचर कि 41 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा नाज़पा काम करेगा। अगर मैं पीसीआर की बात करूँ तो पीसीआर में 3 डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे काम करते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है ये एक स्पेसिफिक, एक प्री डिफाइंड, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही काम करती है, वो है 41 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, एंड ये भी पूछ सकते हैं किसके लिए यूज़ होती है, किसके एम्प्लीफिकेशन की जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड। अब हमें पता है कि पीसीआर में हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं टैग पॉलीमरेज़, डीएनए पॉलीमरेज़ का यूज़ करते हैं उसमें। एंड डीएनए पॉलीमरेज़ के बिना एम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है कि एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। क्योंकि एंजाइम ही हैं जो बेसिस ऐड करने का काम करेंगे। अगर ये मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड्स है, यहाँ पे मैंने प्राइमर भी लगा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया, रिवर्स एंड फॉरवर्ड, जब तक यहाँ पे एंजाइम नहीं आएगा, एंजाइम क्या करेगा, इनके आगे आगे नेक्स्ट बेसिस ऐड करेगा एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। तो जब तक एंजाइम नहीं होगा, एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, तो एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नाज़पा में कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो नाज़पा में 3 एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस पूछ सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइम कौन से होते हैं? 3 एंजाइम्स होते हैं। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है आरएनएस एंड एक होता है T7 आरएनए पॉलीमरेज़। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या टेक्निक है, बट एक बार आप सुन लो, आपको बहुत ईजी लगेगी। ये सबसे ईजी है एंड सबसे बेसिक है, आपने सब पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की बात करें तो ये नाम से ही पता चल रहा है इसका क्या काम होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाना। ये क्या प्रोसेस होता है? हमें पता है कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो वो प्रोसेस जिसमें कि आरएनए से वापस से डीएनए बनेगा, ठीक है। जब आरएनए से वापस डीएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला मैंने? जब आरएनए से वापस डीएनए बनता है उस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। एंड ये कौन करता है? एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। दिस एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है? जब ये आरएनए से वापस डीएनए बनता है तो उस डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं फ्रॉम द टारगेट आरएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो आज जो हमारा टारगेट आरएनए टेम्पलेट होगा जिसकी हमने एम्प्लीफिकेशन करवानी है, उससे जब कॉम्प्लीमेंट्री cDNA बनेगा वो कौन करेगा, वो कौन बनाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा। इट कैटलाइजेस द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए इनटू डीएनए क्रिएटिंग अ डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल। तो ये आपको समझ आ गया कि
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन करता है, ठीक है। किसकी, आरएनए की, किस में करता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में करता है, एंड इससे क्या बन जाता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल बन जाता है। सपोज करो ये मेरे पास था मेरा टारगेट जो आरएनए जो मेरे को एम्पलीफाई करना है ये वो है, एंड इससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिया। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड हाइब्रिड बन गया, मतलब ये हमारा आरएनए है एंड ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। सेकेंड जो एंजाइम है वो है आरएनएस-एच। आरएनएस-एच का क्या काम है, आफ्टर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, टेम्पलेट जो आरएनए है उससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया, तो जो आरएनएस-एच एंजाइम है ये क्या करेगा, इट डिग्रेड्स द आरएनए स्ट्रैंड विद इन द RNA DNA hybrid molecule. This steps leaves a single stranded DNA template for subsequent amplification steps. ये जो नासपा टेक्निक है ये हम आरएनए की एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, बट आपको याद रखना है कि हमेशा एम्पलीफिकेशन जो होती है वो डीएनए की ही होगी अल्टीमेटली। बट यहाँ पे आरएनए की अगर हम बात करेंगे, आरएनए के लिए वो यूज़ होता है। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि पहले जो है हमारे पास टारगेट जो मतलब जो टेम्पलेट है वो आरएनए ही है, उसी से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हाइब्रिड बना, तो हाइब्रिड बनने के बाद जो आरएनएस-एच है ये क्या करेगा, ये मेरे पास हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना था, ये मेरे पास था आरएनए एंड ये मेरे पास था सीटीएनए। तो ये आरएनएस-एच एंजाइम क्या कर देगा, ये जो हाइब्रिड में से ये जो आरएनए है इसको काट देगा एंड सिर्फ और सिर्फ पीछे क्या छोड़ देगा, सी कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए छोड़ देगा, एंड इसी कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए को हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए। क्यों, क्योंकि है तो ये आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री ना, है तो आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री ये सीक्वेंस बना है, तो अल्टीमेटली ये भी तो हमारा यही तो हमारा टारगेट हुआ है ना, यही तो हमारा टारगेट सीक्वेंस हुआ। तो वो ये आरएनएस-एच क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा आरएनए स्ट्रैंड को, एंड सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट बच जाएगा, जो हम फर्दर एम्पलीफिकेशन में यूज़ करेंगे। मूविंग ऑन, थर्ड जो एंजाइम है वो है T7 आरएनए पॉलीमरेज। अब जब आरएनएस ने क्या कर दिया कि इन दोनों को तोड़ दिया, डिग्रेड कर दिया आरएनए को, और हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट बच गया। तो जो T7 आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या कर देगा, इट इनिशिएट्स द आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। तो जैसे पीसीआर में हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो टैग पॉलीमरेज होता था वो क्या करता था, वो एम्पलीफिकेशन स्टार्ट कर देता था, मतलब सिंथेसाइजिंग स्टार्ट कर देता था न्यू स्ट्रैंड की। इसी तरह से यहाँ पे T7 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट से, ठीक है। एंड दिस एंजाइम्स catalyzes the transcription of multiple RNA copies from the DNA template leading to the amplification of the target RNA sequence. तो इससे क्या होगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन चलती रहेगी, मल्टीपल आरएनए कॉपी, मतलब मल्टीपल आरएनए कॉपीज़ बनती जाएंगी उस डीएनए टेम्पलेट से, जिससे कि एम्पलीफिकेशन हो जाएगी हमारे टारगेट आरएनए सीक्वेंस की, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग की, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। तो नासपा जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, इट बिगिंस विद द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 प्राइमर्स। जो हमारा ये टारगेट आरएनए सीक्वेंस होगा, मतलब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, किसके 2 प्राइमर्स होंगे यहाँ पे, मतलब जुड़ेंगे, हाइब्रिड होंगे, ठीक है। दीज प्राइमर्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, ये जो 2 प्राइमर्स होते हैं इसमें एक होता है P1 प्राइमर, एक होता है P2 प्राइमर। P1 प्राइमर जो होता है ये सिंपल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर होता है, एंड जो सेकंड प्राइमर होता है वो T7 प्रमोटर सीक्वेंस प्राइमर होता है। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना। T7 प्रमोटर सीक्वेंस प्राइमर होता है, जैसे T7 आरएनए पॉलीमरेज था एंजाइम का नाम, उसी से आप याद रखो T7 प्रमोटर सीक्वेंस प्राइमर होता है। द T7 प्रमोटर सीक्वेंस इज नेसेसरी फॉर द सब्सिक्वेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो जब तक T7 प्रमोटर सीक्वेंस नहीं दिखेगा ना, तब तक आरएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ये आगे हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। अब क्या होगा, जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो क्या करेगा, वो आएगा और वो क्या कर देगा, ये जो हमारा टेम्पलेट आरएनए है उससे कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए बना देगा, वही जो आगे है हम यूज़ करेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ सीडीएनए स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को कैटालाइज करेगा, कहाँ से, टारगेट जो हमारा आरएनए टेम्पलेट होगा। द P2 प्राइमर विच कंटेन्स T7 प्रमोटर सीक्वेंस, मैंने बोला ना P2 प्राइमर जो है वो क्या है, T7 प्रमोटर सीक्वेंस प्राइमर है। इट अलोज द सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विद अ T7 प्रमोटर एट वन एंड, ठीक है। नेक्स्ट इज आरएनएस-एच क्लीवेज, वही कि जो ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना है उसमें जो
आरएनए है उसकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी, एंजाइम उसको डिग्रेड कर देगा। आरएनएज एच एंजाइम सेलेक्टिवली डिग्रेड्स द आरएनए स्ट्रैंड विद इन द डीएनए आरएनए हाइब्रिड रिजल्टिंग अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट विद T7 प्रमोटर सीक्वेंस। अब जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लीमेंट्री cDNA स्ट्रैंड बचा ना, इसके साथ क्या है, इसके साथ हमारा T7 प्रमोटर सीक्वेंस जुड़ा है। क्या है इसके साथ, यहाँ पे हमारे पास T7 प्रमोटर सीक्वेंस लगा है, ठीक है। फोर्थ स्टेप आ गया, अब ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया, अब क्या होगी, सीधा ट्रांसक्राइब होगा। तो T7 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मैंने बोला ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो T7 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आएगा एंड इट रिकॉग्नाइजेस द T7 promoter sequence on the single stranded DNA template and initiate the RNA synthesis। मैंने बोला था ना ये इंपॉर्टेंट है। तो जब ये cDNA बना तो cDNA के एंड में जो था ये T7 सीक्वेंस प्रमोटर था। जब तक ये T7 सीक्वेंस प्रमोटर नहीं होगा तब तक ये जो एंजाइम है ये काम नहीं करेगा। तो जैसे ही इस T7 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने देखा कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट के एंड में, तो इसने क्या कर दिया, इसने स्टार्ट कर दिया आरएनए की सिंथेसिस करना एंड दिस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ मल्टीपल आरएनए कॉपीज फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। नेक्स्ट इज अब क्या होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी। जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एज ए टेम्पलेट काम करते जाएंगे एंड फर्दर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर से उनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिससे कि एक्सपोनेंशियल हमारी एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी टारगेट आरएनए सीक्वेंसेस की, ठीक है। मेरी बात समझ लो, जब अगर मेरे पास ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, इससे एक न्यू डीएनए सीक्वेंस बना, तो फिर से ये दोनों एज अ टेम्पलेट काम करेंगे अगले एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो वापस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, आरएनए कटेगा, उससे ये एंजाइम जो है इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, एम्प्लीफिकेशन होगी। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा एंड दिस प्रोसेस अकर्स आइसोथर्मली। मतलब आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जो कि 41 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन। तो जो हमारा एम्प्लीफाइड आरएनए प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिफरेंट मेथड से डिटेक्ट कर सकते, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड एसेस होते हैं, एलाइजा होता है, जो भी आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन मतलब जिस भी चीज़ के लिए चाहिए उस पर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो नासपा के एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। कि नासपा जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है 41 to 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी थर्मल साइक्लिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको पीसीआर में होती है। पीसीआर में आपको, पीसीआर किस में होता है, थर्मल साइक्लर में होता है ना, क्योंकि उसमें 3 डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, एक ही कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर आपको काम करना है, ठीक है। सिंपलर है एंड एनर्जी एफिशिएंट है। Second is high sensitivity and it is useful for detecting the low abundance RNA molecule। बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होता है, अगर कम अमाउंट में भी RNA मॉलिक्यूल होगी तो उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रैपिड टर्न अराउंड टाइम, दैट इज़ इट कैन बी कम्प्लीटेड इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, टिपिकली विद इन 1 to 2 आवर्स, ठीक है। ये कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पीसीआर जिसको ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला प्राइमर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। जो इसकी प्राइमर डिज़ाइनिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अगर पीसीआर के कंपैरिजन में देखा जाए। डिज़ाइनिंग द स्पेसिफिक प्राइमर्स फॉर नासपा कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू पीसीआर, ठीक है, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट फॉर द T7 प्रमोटर सीक्वेंस। जब तक ये सीक्वेंस नहीं होगा तब तक आगे फर्दर एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी, एंजाइम में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज आरएनए स्टेबिलिटी। आपको ये चीज़ पता है कि डीएनए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एंड आरएनए हाईली अनस्टेबल होता है। तो आरएनए के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आरएनए बहुत मतलब कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू डीएनए एंड डिग्रेड बहुत जल्दी हो सकता है ये सैम्पल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के टाइम। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है जब आप आरएनए को हैंडल कर रहे हो, बिकॉज बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा तो आपके पूरा जो एफर्ट होगा वो सब वेस्ट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सैम्पल ही ख़राब हो गया तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।